नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने विशेष बुलेटिन में। सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर से आपको बताएंगे, जहां पर एक बड़े आतंकवादी यानी कि हिजबुल कमांडर को ढेर कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। एक बहुत बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। रियाज नाइकू को ढेर कर दिया है, जो कि बुरहान वानी के बाद हिजबुल का कमांडर था। दरअसल मोस्ट वांटेड आतंकी ये था। मुठभेड़ में ये मारा गया है और दिसंबर 2012 में शामिल होने के बाद हिजबुल में तब से इसकी तलाश की जा रही थी। लेकिन आज एक बड़ी कामयाबी, इस आतंकी की नापाक मंसूबों को खत्म कर दिया है सेना बल ने। और अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई थी जब हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू मुठभेड़ में मारा गया है। जाकिर मूसा के बाद रियाज नाइकू ने हिजबुल की कमान संभाली थी, लेकिन बेगपुरा में मुठभेड़ में उसका अंतिम अध्याय लिख दिया गया है। ये वो हिजबुल कमांडर था जिसने कश्मीर के नौजवानों में जहर भर दिया था। ये वो बदला है जो फौज ने शहीदों के परिवार के आंसू सूखने से पहले ले लिया। पिछले दिनों फौज, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हुए और आज फौज ने नाइकू को ढेर कर दिया। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों ने हासिल की है। श्वेता, बिल्कुल, तो आपको बता दें कि रियाज नाइकू यानी कि हिजबुल का सबसे बड़ा नाम और आतंकी, और इसका एक ही मकसद था, मीनाक्षी और नेहा, जो लगातार अभी हम दिखा भी रहे थे आज तक पर, कि किस तरह से यहां पर कम उम्र के लड़कों को बरगलाना, धर्म के नाम पर उन्हें बरगलाना और उसके बाद अपनी नापाक मंशा को अंजाम देना, यानी कि हमारे सुरक्षा बलों को टारगेट करना। बुरहान वानी जिस तरह से एक पोस्टर बॉय हुआ करता था हिजबुल का, उसी तरह से और उसी तरीके से, क्योंकि रियाज नाइकू एक इंजीनियर भी था और मैथ्स का टीचर भी रह चुका है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और लंबे समय से इस एरिया में, जिस एरिया में त्राल का जो एरिया है, पुलवामा जिले के अंदर जो जितने भी एरियाज आते हैं, उन सभी में ये काम करता था और अपने गृह जिले में ये आया हुआ था अपने साथियों के साथ। बिल्कुल श्वेता, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन जिस तरह की इस आतंकी की पृष्ठभूमि रही है उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं यहां पर जड़ों तक पहुंचने की कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है और इसी तरीके से अब इसमें आगे बढ़ा जा रहा है। जितेंद्र, बिल्कुल, जिस तरीके से A++ कैटेगरी का ये आतंकी था रियाज नाइकू, और इसके पीछे बहुत सालों से जो पुलिस है, आर्मी है और इसके अलावा CRPF पड़ी हुई थी, ये भाग रहा था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि रियाज नाइकू जो है वो अलग अलग जगहों पर छिप जाता था, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर जो थे उनका पूरा सपोर्ट रियाज नाइकू को मिलता था, जिसकी वजह से ये जब भी सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन करती थी तो ये एक जगह से दूसरी जगह भाग जाता था और जंगलों में छिप जाता था। लेकिन इस बार कल जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने घेरा डाला है, उसके बाद रियाज नाइकू वहां से भाग नहीं सका है। अब इसके खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, जो इससे जो दूसरे जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी तलाश सुरक्षा बल इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन रियाज नाइकू इतना खतरनाक आतंकवादी था नेहा, कि इसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ये पूरी तरीके से चलाता था और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था और उन युवाओं को जो कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचते थे उनको बरगलाने की कोशिश करता था, यानी रेडिकलाइज करने की महारत इसको हासिल थी। और बहुत सारे आतंकियों से ये सीमा के उस पार से भी संपर्क में था, सैटेलाइट फोन के जरिए भी ये बातचीत करता था, वहां से इसको VPN कॉल के जरिए भी बातचीत इसकी होती थी, फंडिंग भी लगातार जाती थी। तो अब जो आतंक का ये रियाज नाइकू था, इसको पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने आज ढेर कर दिया है। इसके एक साथी को भी मार गिराया है। अब आने वाले समय में इसी तरीके के ऑपरेशन होंगे। जैसा कि हम बार-बार जितेंद्र कह रहे हैं कि ये एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों ने हासिल की है, लेकिन श्रीनगर चलते हैं, वहां पर अशरफ वानी भी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ, घर में ये छिपे थे, खबर ये भी आ रही है कि वहां पर IED भी बरामद हुआ है। अब एग्जैक्टली घटना स्थल से और क्या डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं अभी? मीनाक्षी, दरअसल जो रियाज नाइकू है उसके पिछले कई सालों से चकमा देने के पीछे एक कहानी ये भी है कि उसका जो हाइड आउट था, जो छुपने की जगह थी, वो उसके अपने ही गांव में कई सालों से जो है थी और वहीं पर वो छुपता था। काफ़ी कोशिश के बावजूद भी सुरक्षा बलों को उस हाइड आउट की जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान सुरक्षा बलों के पास एक खबर आई कि एक हाइड आउट उनका अपने ही गांव में है, जहां का वो रहने वाला है बेगपुरा, जो अवंतीपोरा के पास है, पुलवामा ज़िले में। तो कल शाम को जो ही रियाज नाइकू अपने एक साथी के साथ अपने उस हाइड आउट पर आया
सुरक्षा बलों को ये खबर लगी और उसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें पुलिस, सुरक्षा बल और सेना के लोग शामिल हुए कि इस ऑपरेशन को किस तरह अंजाम तक पहुंचाया जाए। सभी पहलुओं को जो है वहां पर उन पे बहस हुई, जिनमें खास तौर से ये था कि अगर इतना बड़ा कमांडर कश्मीर में मारा जाता है तो उसके बाद जो हालात पैदा होंगे उनसे किस तरह निपटा जाए। तो सभी तरह की चीज़ें, चूक जो है कहीं ना हो, उन सभी चीज़ों को देखा गया। और जब पूरी तरह से इलाके की घेराबंदी हुई, फिर सुबह तलाशी अभियान हुआ, फिर जब कांटेक्ट हुआ, संपर्क हुआ, जब गोली चली, इनकाउंटर शुरू हुआ, तभी पुलिस ने यह कहा कि हाँ, रियाज नायकू जो सबसे टॉप मोस्ट कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का है वो हमारी गिरफ्त में आ चुका है। उसके बाद जब तक उनके शव की पहचान नहीं हुई तब तक पुलिस और सुरक्षा बलों ने उस बात को जो है कंफर्म भी नहीं किया। और एक बार शव की पहचान हो गई उसके बाद कंफर्म किया गया कि निश्चित तौर पर अशरफ, इसलिए कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली है आज, और इस साल में इनफैक्ट अगर कहा जाए तो ये सबसे बड़ी सफलता हमें हाथ लगी है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के आईजी से बात की हमारे संवाददाता कमलजीत ने, क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। सुरक्षा बलों के लिए जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं आईजी जम्मू कश्मीर पुलिस विजय कुमार। पहला इंटरव्यू दे रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस के, रियाज नायकू मारा गया है, डिटेल दीजिए। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, और ये मई 2012 से ये एक्टिव मिलिटेंट था और लास्ट 3 ईयर से एचएम का चीफ था। और इसको कल हम लोग मॉर्निंग में कल इसको फोन कर लिए थे, और आज जब सर्च शुरू हुआ था दोनों साइड से क्रॉस फायर भी मारा गया है। इसके साथ इसका एक और एसोसिएट मिलिटेंट है, एक्टिव मिलिटेंट भी मारा गया है। एक बड़ी कामयाबी हालांकि ये पिछले कुछ दिनों में हमने सेटबैक देखा है। आप मानते हैं कि इंडिजिनस फेस रहा है, लोकल फेस रहा है, रियाज नायकू के मरने से मिलिटेंसी पे, टेररिज्म पे क्या फर्क पड़ता है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि रियाज नायकू सिर्फ मिलिटेंट नहीं था बल्कि बहुत बड़े क्रिमिनल बैंडेड थे, बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था, बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्स पुलिस किलिंग में इन्वॉल्व था, और ये बहुत मोटिवेट करता था, एक रोल मॉडल था यहाँ के लड़कों के लिए, खास करके मिलिटेंट तंजीम के लिए। और इसको जाने से यहाँ के भर्ती में बहुत कमी आएगी और सिक्योरिटी फोर्स का मनोबल बहुत ऊंचा बढ़ा है, और इस ऑपरेशन को लोग जारी रखेंगे। आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हंडवारा हुआ है, उसके बाद सीआरपीएफ पे भी हमला हुआ है, तो लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ की जहां तक बात आ रही है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर रियाज नायकू को आज कोई रिप्लेस करता है तो कौन करेगा और उसे कैसे डील किया जाएगा? ये सिक्योरिटी रीजन हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग जो उसको रिप्लेस करेगा उसको भी रिप्लेस बहुत जल्दी कर लेंगे, और हम लोग का ये ऑपरेशन जो है चलता रहेगा। बॉडी वापस नहीं देने का फैसला किया गया है, हमने देखा है पिछले कुछ एनकाउंटर्स में भी हुआ है। तो क्योंकि रियाज नायकू टॉप कमांडर AA++ रहा है, किस तरह से आप लोग प्रक्रिया, और लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनेट के बारे में भी बताइए कि किस तरह से आप लोग इस पर काम करेंगे? पूरे कश्मीर के लिए वो इंटरनेट को शट डाउन कर दिए, और वॉइस कॉल भी बंद कर दिए, SMS भी बंद कर दिए, और पूरी लॉकडाउन स्टार्ट है, पूरा कर्फ्यू इम्पोज कर दिए पूरे कश्मीर में, और कोई भी वारदात नहीं होने देंगे। और सिक्योरिटी फोर्स पुलिस फुल कमांड में है, सिक्योरिटी फोर्स फुल कमांड में है। अभी हाथ रखिए, हमारे साथ थे विजय कुमार, आईजी कश्मीर। तो ये पूरी बातचीत कंवलजीत संधू ने जम्मू कश्मीर के आईजी से की और उनकी बात हमने सुनी। श्वेता सिंह इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। श्वेता, आज ही आपकी वो रिपोर्ट हमने दिखाई अपने दर्शकों को कि कैसे कश्मीर में कश्मीर रेजिस्टेंस फोर्स का उदय हो रहा है, जो एक बार फिर से आतंक के पैर पसारने में वहां जुटा हुआ है। लेकिन बीते वक्त में ये जो एनकाउंटर हुआ है, तीसरा बड़ा एनकाउंटर है। रियाज नायकू के मारे जाने के क्या मायने हैं? देखिए मीनाक्षी, इसे इस तरीके से समझना होगा कि हिजबुल जिस तरीके से कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट रही है, उसमें ऐसा होता है कि किसी भी आतंकी संगठन के आप हो, भारतीय सेना सीधे सीधे टारगेट करती है कमांडर को। एक समय पर यह दौर भी आ जाता है जब उस कमांडर के पद पर आने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रह जाता है। ये 33 साल का रियाज नायकू जो मारा गया है, ऐसा नहीं कि इसका कद कोई बहुत बड़ा था या फिर इसके नाम पर बहुत सारे हमले थे या फिर ये आतंक की दुनिया का कोई काला बादशाह खुद को समझता। बात सिर्फ इतनी थी कि यह इकलौता नाम बच गया था, इसके अलावा कोई नाम था नहीं। बुरहान वानी के साथ शुरुआत करने के बाद ये छुपता फिरता रहा। इस दौरान भी वो कोई बड़ी कार्रवाई, ताकि क्योंकि आतंक की दुनिया में होता है कि अगर आपको अपना दबदबा दिखाना है तो आपको दिखाना है कि मैं कितना बुरा से बुरा हो सकता हूं, लेकिन वो कुछ उसके हाथ में रह नहीं गया था। इसीलिए इसे चेज तो बहुत समय से किया जा रहा था, लेकिन अभी तक ये बार बार बचकर निकल जाता था किसी तरीके से हमारे सुरक्षा बलों के सामने से।
तो हम अगर सीधे तौर पर रियाज नायकू के इस मारे जाने को देखें तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो है पाकिस्तान के लिए, जो चाहता है कि किसी तरीके से युवाओं को बरगला कर वो आतंक के रास्ते पर लाकर छोड़ता रहे। उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है कि भारत एक तरफ देश के भीतर वैक्सीन डेवलपमेंट से लेकर कोरोना से लड़ने वाली बाकी तैयारियां भी कर सकता है, और जितने आतंकी उसके हर तरफ अपने पांव पसारने की कोशिश करेंगे उनका चुन चुन कर खात्मा भी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी उस हिसाब से। जहां तक द रेजिस्टेंस फ्रंट का सवाल है, तो ये एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसे सिर्फ एक तरह से खड़ा किया गया है ये दिखाने के लिए कि ये कश्मीरियों का अपना है, इसमें देखिए धर्म का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ऐसा अंग्रेजी नाम उसका रखा गया है। इस तरह की चीजें की जा रही हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल, उसमें सीएपीएफ भी आते हैं, उसमें भारतीय सेना भी आती है, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी आती है, जो संयुक्त लड़ाई लड़ रही है आतंकवाद के खिलाफ, वो सब पूरी तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि ये जो समर्स होने वाले हैं, ये जो गर्मी का मौसम होने वाला है, इसमें बहुत खून खराबे की कोशिश करने वाले हैं जो आतंकी हैं। बिल्कुल श्वेता, अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कुछ दिनों पहले भी आप बात कर रहे थे तमाम सुरक्षा से जुड़े जो लोग हैं, हमारे अधिकारियों से, रिटायर्ड जनरल सबसे बात कर रही थी, उसमें आपने पूछा था कि अब जो समय वाकई आने वाला है उसमें घुसपैठ की कोशिश की जाती है और पाकिस्तान एक बार फिर से, हालांकि वो भी कोरोना से जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मंसूबे जो हैं अपनी जगह पर वो कायम है। ऐसे में रियाज नायकू का मारा जाना इंटरनली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंटरनल इस तरह की घटनाओं में, छिटपुट घटनाओं में ही सही, लेकिन एक कामयाबी, एक बड़ा रोकने के तौर पर देखा जाए कि अब इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी वहां पर। नहीं श्वेता, इसे हमें थोड़ा सा अलग नजर से देखना होगा। हम 2010 तक अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें कि जब कश्मीर में पत्थरबाजी इस तरीके से शुरू हुई थी, जैसे हम पिछले कुछ समय में 370 के हटने से पहले तक के समय में हम वो भीषण पत्थरबाजी देखा करते थे। आप समझिए 2010 से लेकर 2020 के बीच में जो पूरी पीढ़ियां रही हैं, जिनके स्कूलों को जलाया गया, जो स्कूल कभी इस वजह से नहीं जा सके क्योंकि वहां पर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, कर्फ्यू था, तो कभी इस वजह से नहीं जा सके क्योंकि आतंकियों की तरफ से धमकी दी जाती थी। हमने कितनी पीढ़ियां गंवाई हैं इन 10 सालों में। एक दशक बहुत लंबा समय होता है। हमें 370 हटाने के बाद आने वाली पीढ़ी को बहुत संभालने की आवश्यकता थी। अब बुरहान वानी, जब 2016 में उसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया, उस समय कुछ रियायतें वहां की जनता को जारी रखी गई सुरक्षा बलों ने, लेकिन एक बहुत एक तरह से कहें तो मुश्किल सबक सीखा कि सबसे पहले जरूरी हो जाता है उन सारी चीजों को हम बंद कर दें। इसीलिए जब आज ट्रैप हो गया रियाज नायकू बाकी आतंकवादियों के साथ उस गांव के भीतर, सुरक्षा बलों ने घेर लिया, उसी समय से इंटरनेट को काट दिया गया ताकि लोगों को एक दूसरे तक पता ही न चल पाए कि चल क्या रहा है। उसके बावजूद कुछ अफवाहें बाहर निकली, पत्थरबाजी की शुरुआत की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस बार, मेरी जितने लोगों से बातचीत मैंने की है, उन सब ने यह आश्वासन दिया है कि इस बार हम एक अलग अप्रोच के साथ चल रहे हैं और 2016 में जिस तरीके से आग लगी थी वैसे बिल्कुल नहीं लगने दिया जाएगा। अव्वल तो ये कि हमने सीमाओं को पूरी तरीके से सुरक्षित करके रखा हुआ है पाकिस्तान से, इसीलिए ये छटपटाहट भी आजकल आप देखती हैं कि एनकाउंटर्स बढ़ रहे हैं, घुसपैठ बढ़ने की कोशिश की जा रही है, जो सीज फायर वायलेशंस हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें वहां पर हमने अंकुश लगा रखा है। ट्रेनिंग नहीं हो रही है नए आतंकवादियों की, जो आतंकवादी हैं भी, जो पहले से ऑपरेशनल हैं, उन सबको एक एक करके ठिकाने भी लगाया जा रहा है। बने रहे हमारे साथ। श्वेता सिंह की एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से रियाज नायकू का काम तमाम कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के जो ये तमाम दहशतगर्द है वो लगातार उनका सफाया हमारे फोर्सेस कर रही है। भारत ने बीते कुछ सालों में आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आर्टिकल 370 खत्म करने, बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम भी भारत ने ही उठाए हैं। पिछले साल अक्टूबर से कश्मीर में द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का नया संगठन, जिसका जिक्र मीनाक्षी ने किया, वो सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के मुकाबले कहीं ज्यादा चौंकाने वाली करतूतें टीआरएफ की सामने आई हैं। टीआरएफ ने अब तक 13 हमले किए हैं, जिनमें 10 गंभीर हमले शामिल हैं। टीआरएफ का नाम सबसे पहले अक्टूबर 2019 में सुना गया। श्रीनगर के हरी सिंह इलाके में 12 अक्टूबर को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला हुआ था,
जिसमें 7 नागरिक भी घायल हुए थे। 12 अक्टूबर 2019 को सुरक्षा बल पर ग्रेनेड हमला करने के अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को बडगाम में एक कम तीव्रता के ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली। अक्टूबर 2019 से 10 मार्च 2020 के बीच टीआरएफ ने 10 हमलों की बात स्वीकार की, लेकिन ये सारे हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। टीआरएफ का पहला बड़ा हमला 5 अप्रैल को कुपवाड़ा में हुआ। टीआरएफ के आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 5 एलीट पैरा 4 पैराट्रूपर्स की जान गई। हालांकि टीआरएफ ने बयान में दावा किया कि 18 भारतीय पैराट्रूपर्स की जान गई है और 6 अन्य गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। 18 अप्रैल को टीआरएफ ने उत्तरी बडगाम के सोपोर में फिर हमला किया। आतंकी ने फिरन में छुपाई बंदूक से हमला किया, जिससे सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी। सुरक्षा बल मान रहे हैं कि टीआरएफ एक नया संगठन है, लेकिन उन्हें आशंका है कि इसे लश्कर ने ही खड़ा किया है। हालांकि टीआरएफ अपने बयान में खुद को स्वतंत्र बताता है और लश्कर या किसी अन्य संगठन से संबंध खारिज करता है। पाकिस्तान, आईएसआई, उनकी आर्मी और टेररिस्ट ग्रुप पूरी लड़ाई हार गए हैं। स्पेशली 5 अगस्त पिछले साल के बाद में उनका खेल पूरा खत्म हो गया है। उनके हर एक फ्रंट के ऊपर में, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने और पूरा विश्व ने उनके ऊपर में एक खास दबाव डाला हुआ है। वो हर एक साइड से घिर चुके हैं और उनका जो पुराना नैरेटिव था, पुरानी कहानी थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। तो इन्होंने ये एक नया नाम रखा है, लेकिन जो इंटेंशन है, जो एक बुरी नीयत और नीति जो बुरी है, वो बिल्कुल सेम है। उसी को रीपैकेज किया है। टीआरएफ खुद को लश्कर, हिजबुल जैसे संगठनों से भले ही स्वतंत्र बताए, लेकिन हाल ही में हिजबुल के ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू के एक ऑडियो संदेश में टीआरएफ का जिक्र हुआ था। टीआरएफ ने अब तक जितने हमले किए उनमें से 80% ग्रेनेड से किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स हमलों में शामिल हो सकते हैं। वैसे अभी ये साफ नहीं है कि टीआरएफ में सिर्फ स्थानीय हैं या पाकिस्तान के आतंकी भी। इन्होंने सोचा कि इसको इंडिजिनियस मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर में पाकिस्तानी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो शामिल है। पाकिस्तान का पूरा खेल, पूरा नैरेटिव और पूरी कहानी थी जो प्रॉक्सी के ऊपर में, वायलेंस, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर में जो निर्भर थी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई। ये मैं तो बोलूंगा कि उस कहानी का जो अंत है वो एक शेप ले रहा है। धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की कि दुनिया के किसी मंच पर कोई उसकी बात सुन ले भारत के खिलाफ, लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। अब अगर आप द रेजिस्टेंस फ्रंट को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको उसी परिप्रेक्ष्य में इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि यह केवल मुखौटा है। आतंक का चेहरा वही पुराना है, चाहे उसे लश्कर तैयबा के नाम से जाना जाए या फिर जैश ए मोहम्मद के चश्मे से देखा जाए, लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट के जरिए पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो दुनिया को ये दिखा सके कि ये तो एक स्थानीय संगठन है जो वहां के युवाओं के जरिए पनपा है, जबकि असलियत कुछ और है। अब तक टीआरएफ से जुड़े 8 आतंकी मारे गए। टीआरएफ से जुड़े 8 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार भी हुए हैं। वैसे टीआरएफ ने अभी अपने आतंकी भर्ती अभियान का ऐलान नहीं किया है। इसका इकलौता सक्रिय कमांडर हमजा नाम से जाना जाता है। श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। श्वेता सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। श्वेता, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान इस फ्रंट के जरिए एक मुखौटा बनाकर काम करता है, लेकिन अब जब नाइकू को ढेर कर दिया गया है, हमने आईजी से भी सुना कि अगर उसका सेकंड इन कमांड रेडी है तो उसके लिए भी फौज तैयार है। और दूसरा सवाल आपसे ये कि इसको जनाजे को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि पहले जब बुरहान वानी का जनाजा निकला था तब काफी ज्यादा वहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था और उसको काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि आईजी ने भी साफ किया है कि सभी तरह के कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। जी नेहा, जिस तरीके से बुरहान वानी के समय हमने वो भीड़ देखी थी, सिर्फ बुरहान वानी ही नहीं, उसके बाद जितने आतंकवादी आते जाते थे, जिनकी अंतिम यात्रा एक तरह से शान शौकत से निकाली जाती थी और वहीं पर बंदूक पकड़े हुए कुछ आतंकवादी नजर आ जाते थे जो अचानक उस संगठन को से जुड़ने वाले होते थे। आज जैसे ही घेरे जाने की खबर आई, उस समय से न सिर्फ
दक्षिण कश्मीर बल्कि श्रीनगर तक में इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की खबर इधर से उधर और खासकर गलत खबर न निकले। अब वो परंपरा खत्म की गई है कि परिवार को सौंपा जाएगा, कोई हीरो नहीं है ये कि उनके साथ ऐसा सम्मानीय व्यवहार हो, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की जो परंपरा है उसके तहत ऐसा भी नहीं है कि किसी को उसकी लास्ट राइट्स रिफ्यूज की जाए, इसीलिए अंतिम संस्कार तो होगा, लेकिन दक्षिण कश्मीर में नहीं, उत्तर कश्मीर में होगा। नॉर्थ कश्मीर की बात बताई जा रही है सेना के सूत्रों द्वारा, जगह अभी पक्के तौर पर नहीं बताई गई है, लेकिन मुमकिन है उरी या कोई और जगह उत्तर कश्मीर में ऐसी हो जहां पर इसका अंतिम संस्कार किया जाए। और जहां तक सेकंड इन कमांड की बात हो रही है नेहा, सबसे बड़ी दिक्कत तो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये हो गई है कि कमांडर्स इतनी बड़ी तादाद में और एक के बाद एक मारे गए ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान कि कोई कमांडर की जगह के लिए नहीं मिलता था। सेकंड इन कमांड तो बहुत दूर की चीज हो जाती है, इसीलिए आज की तारीख में जब से ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की गई थी 2016 में बुरहान वानी के बाद, पूरे हंगामे के बाद, उसके बाद से कमांडर मिल जाए वो उसी में गनीमत होती थी। सेकंड इन कमांड की तो परंपरा इन लोगों को खत्म करनी पड़ गई थी। शुक्रिया श्वेता आपका इस जानकारी के लिए। जमात प्रमुख मौलाना साद के खानदान पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। साद के बेटे सईद से पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की। 20 लोगों की लिस्ट मांगी गई है जो मरकज में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। साद का बेटा सईद मरकज की व्यवस्था देखने वालों में सबसे आगे नाम है। 2 घंटे की पूछताछ में क्राइम ब्रांच ने सईद के खातों से लेकर विदेशी जमातियों की डिटेल्स मांगी। खबर यह भी है कुछ विदेशी जमाती चार्टर्ड फ्लाइट लेकर आते थे। उधर मौलाना साद को चौथी बार नोटिस थमाया जा चुका है और पुलिस लगातार ताकीद कर रही है कि वो सरकारी अस्पताल से जांच कराए और रिपोर्ट सौंपे। ऐसे में सख्ती का अगला सिरा सीधे साद के घर तक पहुंच सकता है। तमाम सवाल हैं जो बेटे से किए गए हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी हैं, साथ ही किस तरीके से मरकज से ये संक्रमण फैला है ये आपको दिखा रहे हैं। और 40 दिन के लॉकडाउन के बाद भी जिस तरीके से शराब के शौकीनों की दीवानगी सड़क पर दिखाई दे रही है वो दरअसल परेशान करने वाली है। तीसरे दिन भी देश भर की शराब की दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी। श्वेता बिल्कुल, और आपको बता दें कि यहाँ पर तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। शराब खरीदने के लिए लोग कोरोना की दहशत को भी दरकिनार यहाँ पर कर रहे हैं। दिल्ली में शराब दुकानों के बाहर आईटीबीपी तैनात करनी पड़ी सिर्फ इसी वजह से मीनाक्षी, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे थे, मास्क नहीं पहने हुए थे। हालांकि ऐसा भी नहीं कि शराब की दुकानों में सिर्फ पुरुषों की भीड़ है, कतार में महिलाएं भी नजर आई। अब लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, नियम कायदों में अगर ये काम नहीं होगा तो ऐसे में फिर आने वाले दिनों में चुनौतियां और बड़ी हमारे लिए हो सकती है। दिल्ली से आने वाले आंकड़े भी लगातार इससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ अपने, ये भी एक किस्म की दवाई है। थक गए, बैठ गए खड़े खड़े। 2 नंबर में वैसे हो रही थी, ये केजरीवाल जी ने खुद ब्लैक करवा दी 70% पे। कोई तुक ही नहीं बनता 70% का। सुना आपने मधुशाला के मतवाले कैसे कैसे बहाने बना रहे हैं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, लेकिन जाम की लत कैसे कोरोना को न्योता दे रही है, इसकी तस्वीरें डरा देने वाली हैं। देखिए कैसे दिल्ली के गुलाबी बाग में भीड़ बेकाबू हो गई। 2 गज की दूरी छोड़िए, 1 कदम का भी फासला नहीं। कुछ देर के लिए भीड़ छटी, पर फिर से जाम के लिए जमावड़ा लग गया। दिल्ली के गोल मार्केट में तो लोगों को लक्ष्मण रेखा के अंदर रखने के लिए आईटीबीपी के जवान सड़क पर उतर गए। हमको ये ध्यान रखना है कहीं भगदड़ नहीं मचे, कोई अपनी लाइन को तोड़ के इधर नहीं हो, कोई बीच में आके इनमें नहीं घुसे, ताकि लोग वालों को हड़बड़ी हो जाएगी। जगह जगह पुलिस शराब खरीदने आए लोगों को समझाने के जतन करती दिखी, लेकिन ये तलबगार कहाँ मानने वाले हैं। नहीं, देखिए ये कहा गया है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म रखा जाए, 1.5-2 मीटर का गैप सबके बीच में रखा जाए, उसको इंश्योर किया जाएगा। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पाई जाती है तो क्या दुकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उन्हें सील किया जाएगा? देखिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो तो जरूर उसके खिलाफ हम देखेंगे। हाँ। और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 1.5 मीटर से 2 मीटर का गैप रखा, वो मेरे जानकारी में नहीं है। दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, अयोध्या लोग निकल पड़े हैं क्योंकि पुकार रही है मधुशाला। पूर्वी दिल्ली के झील इलाके में तो जैसे लोग शराब खरीदने की चाह में सोए ही नहीं, सूरज निकलते ही ये शराब खरीदने के लिए घर से निकल गए। गुरुग्राम की तस्वीर देखिए, शराब खरीदने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, कार्टून भरकर स्टॉक लिया जा रहा है। गाजियाबाद में शराब की ज्यादातर दुकानें खुलते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गईं। तेलंगाना में सिकंदराबाद से आई ये तस्वीरें देखिए,
ठेके खुलने की खुशी में कदम झूम रहे हैं। कड़कती धूप हो या बरसती बारिश, हर मुश्किल को झेलते हुए भी शहर शहर शराब की दुकानों के सामने भीड़ जारी है। शराब के लिए लोग भूखे प्यासे भी घंटों इंतजार को तैयार हैं, लेकिन शराब की दुकानों पर जमा भीड़ को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। शराब के ठेकों को तुरंत बंद करने की मांग उठ रही है। रेवेन्यू के चक्कर में सरकारों ने आंखें मूंद ली हैं। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ श्वेता और मीनाक्षी, संक्रमण फैलने का डर है और दूसरी तरफ ये भी इस वक्त उहापोह है कि कैसे जो राजस्व आ रहा है उससे कॉम्प्रोमाइज किया जाए, उससे भी किसी तरह से समझौते को राजी नहीं है दिल्ली सरकार। हंगामा हो रहा है, संग्राम हो रहा है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और इसके साइड इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। मीनाक्षी, कहीं पर शराब को लेकर मारामारी है तो कहीं पर शराब पीकर लोगों ने बवाल मचाया। श्वेता, बिल्कुल, और अब आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जयपुर की भी, जहां पर एक डॉक्टर जो कि आजकल फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उन्हीं में से शायद कोई एक, वो शराब के नशे में पानी की ऊंची टंकी तक जा चढ़ा। 40 दिनों से जमा जोश कुछ ऐसा भड़का कि जनाब ने सड़क छोड़कर मकान में कार दौड़ा दी। यह हैरतअंगेज तस्वीरें फरीदाबाद की हैं। कार चलाने वाला नशे में था और उसे होश ही नहीं रहा कि कब उसकी गाड़ी सड़क से उतरकर मकान में घुस गई। कुछ देर पहले तक डॉक्टर साहब ड्यूटी पर मुस्तैद थे, लेकिन शराब के ठेके खुलते ही शोले के वीरू बन गए। नशे में धुत डॉक्टर को पानी की टंकी पर चढ़ा देखकर अफरा तफरी मच गई। पुलिस की टीम ने जैसे तैसे ने नीचे उतारा। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? इतनी दारू कहाँ से पी के आए हो? हैं? दारू इतनी काहे पिए हो? लखीमपुर खीरी में शराब के ठेके क्या खुले, शहर का सन्नाटा पल भर में चीख पुकार में तब्दील हो गया। नशे में धुत होकर कार में निकले दो लोगों ने सड़कों पर तांडव मचा दिया। जो भी सामने आया उसे बिना टक्कर मारे नहीं छोड़ा। आज भट्टी खुली, आज दारू पी लिया के। क्यों? दिल्ली में तो हद ही हो गई। 40 दिन बाद हलक से 2 बूंद क्या उतरी, हौसले कुतुब मीनार से ऊंचे हो गए। नशे में धुत कार सवार ने कुतुब मीनार की दीवार पर ही कार दे मारी। ऐतिहासिक दीवार को तो नुकसान हुआ ही, खुद की जान पर भी बनाई। एमपी के भिंड में तो खाकी ही बहकने लगी। लॉकडाउन के दौरान तस्करी होने वाली शराब का हिसाब किताब हुआ तो पता चला कि कई बोतलें पहले ही उड़ेली जा चुकी हैं। टीआई और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। और आखिर में वो तस्वीर जो शायद भरोसा दिलाए कि इंडिया में सब ठीक ठाक है। कानपुर में 4 दोस्तों ने वही किया जो लॉकडाउन से पहले हर शहर में दिखता था। आज तक ब्यूरो। पीने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए होता। अजब गजब दलीलें यहाँ पर कुछ लोग दे रहे हैं। कोई दवा की तरह से जरूरी बता रहा है, कोई इसे सैनिटाइजर की तरह इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। मीनाक्षी, और लोग पुलिस की लाठियां खाने तक के लिए तैयार हैं, लेकिन कतारों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और श्वेता, एक तस्वीर का जिक्र जरूर करना होगा। नैनीताल में लोग छाते लेकर खड़े थे, ओले गिर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लाइन से कोई हटा नहीं। बिल्कुल, और बहुत ही दिलचस्प वो तस्वीर थी। आपको बता दें कि शराब की दुकानों के बाहर इस अजीबोगरीब हालात का जायजा लिया है आज तक संवाददाताओं ने। आप भी देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि आईटीबीपी बुलानी पड़ गई है। जी हाँ, शराब के ठेके के बाहर दिल्ली में आईटीबीपी लग गई है बंदोबस्त में। लेकिन तस्वीर दरअसल ये है कि पुलिस इस बंदोबस्त में लगी है कि जैसे दूसरी जगहों पर कई सारी खबरें आई अव्यवस्था की, वो ना फैले। तो उसके लिए सबसे पहले व्यवस्था क्या वो दिखाते हैं। ये जो शराब का ठेका है उसके बाहर यहाँ ये लंबे लंबे जो है ये गोले बनाए गए हैं और ये लगभग 1 किलोमीटर लंबे बनाए गए हैं। तो जो मालिक हैं जिनकी ये दुकान है उनसे पूछ लेते हैं कितना लंबा है ये, कहाँ तक आपने बंदोबस्त किया है? ये हमने 1 किलोमीटर तक का बंदोबस्त किया है। हाँ, और इसके बाद में हमें सैनिटाइजर भी रखा है हर पब्लिक के लिए, और उसके बाद हमने जो है टोकन सिस्टम कर रखा है। हाँ, टोकन की भी व्यवस्था है। शराब के ठेके पे टोकन भी है, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। देखिए तस्वीरों में फिलहाल दुकान नहीं खुली है, लेकिन आप कतार देखिए कितनी लंबी यहाँ पर ये कतार नजर आ रही है। जहाँ तक भी नजर जा रही है वहाँ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं।
हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोशिश की है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने की, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे वो भी नजर नहीं आ रही है। बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी तरीके की स्थिति बिगड़े तो यहाँ पर बैरिकेड्स मौजूद रहे, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर साफ साफ उल्लंघन देख रहे हैं, धज्जियां उड़ते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। 1 मीटर क्या, यहाँ पर 1 फीट की भी दूरी दरमियान लोगों के बीच में नहीं नजर आ रही है। और खास तौर पर ये हम तब दिखा रहे हैं जब सामने पुलिस चौकी है। 43 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार गाजियाबाद में शराब की दुकानें खोल दी गई, लेकिन बुधवार को जब सुबह दुकानें खुली तो उसके थोड़ी ही देर बाद दुकानों में रखा शराब का स्टॉक खत्म हो गया। कुछ दुकानों में सिर्फ बियर बची हुई है, वहां पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। बुधवार की सुबह सुबह जब दुकानें खुली तो काफी लंबी लाइन थी, कई जगह किलोमीटर में लाइन लगी थी। और उसके बाद 1-8 घंटे में ही जो शराब का स्टॉक था वो ज्यादातर दुकानों में गाजियाबाद में खत्म हो गया, जिसके बाद कई दुकानों में ताले लग गए, शटर गिरा दिया गया, लेकिन बाहर लोगों की सैकड़ों की तादाद में भीड़ थी। फिलहाल शराब प्रेमी गाजियाबाद में परेशान है। शराब से कमाई की ये मजबूरी सियासी महाभारत की वजह भी बनती जा रही, क्योंकि लगातार सवाल ये केजरीवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार शराब बेचना इतना जरूरी क्यों है। श्वेता, दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो है वो बीजेपी के निशाने पर है और सवाल ये उठाया जा रहा है कि रेड जोन में शराब की दुकानें क्यों खोली गई। कल पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने को लेकर भी बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा था और अब शराब को लेकर कोई दुकान बंद नहीं हो रही। कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। देखिए, दिल्ली सरकार एक तो रेड जोन में शराब बेचने का जो नियमों का उल्लंघन किया वो बहुत ही आपत्तिजनक है, और इस मोर्चे पे सरकार बहुत ही लापरवाह दिखी है, जो कि दिल्ली के लिए इस हालात में ठीक नहीं है। और ऊपर से मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया, 70% उस पर टैक्स लगा देना एक्स्ट्रा, हम इसको उचित नहीं मानते। हमारा बीजेपी का आपत्ति इसी बात से है कि जब रेड जोन में शराब की दुकानें कहीं नहीं खुल रही हैं तो दिल्ली में ही क्यों। दिल्ली सरकार को पता होना चाहिए था कि अगर वो लेकर की शॉप खोलेंगे तो ऐसी समस्या आ सकती है। जब आपको पता हो कि समस्या आ सकती है तो उससे पहले आपको कदम उठाने बहुत जरूरी थे। केजरीवाल जी तो कहते हैं वो पूरी दिल्ली को खोलना चाहते हैं, लेकर की शॉप्स के बाहर तो उनसे चीजें हैंडल हुई नहीं, वो पूरी दिल्ली को किस तरीके से हैंडल करेंगे। अगर आपने रेड जोन के अंदर खोलनी भी थी, रेवेन्यू अगर आपका इतना कम हो रहा था तो कहीं ना कहीं आपको फिर ये पता होना चाहिए था कि आपको किस तरीके से चीजें कंट्रोल करनी है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग, आपको हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वहां पर सही तरीके से रखना चाहिए था। आप कहते हैं आपके इतने वॉलंटियर्स हैं, तो इस टाइम पे आप अपने वॉलंटियर्स को लगाइए ना, लगाइए बाहर लिकर शॉप्स के बाहर। और आपको इस बीच ये बताना भी जरूरी है कि शराब की दुकान राज्यों के लिए क्यों मजबूरी है। दरअसल शराब की बिक्री से ही राज्यों का खजाना भरता है। राजस्व का एक बड़ा स्रोत और कितनी कमाई हो रही है ये हम आपको दिखा देते हैं। किस तरीके से हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, सभी जगह पर लॉकडाउन से नुकसान हुआ है। बीते 40 दिनों में लगभग 645 करोड़ रुपए का नुकसान तो सिर्फ दिल्ली में अकेले हुआ है। वहीं 2800 के करीब 2800 करोड़ के करीब महाराष्ट्र में हुआ है। और यूपी की अगर बात कर लें तो यहां पर भी 2800 करोड़ रुपए के करीब राजस्व का नुकसान शराब से बिक्री में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।